मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बताने लगे तुम तो आतंकवादी हो, तुम हिंदुस्तान की वो बीजेपी के खिलाफ हो। तो मैंने कहा था मैं आतंकवादी क्यों हूँगा, तुम आतंकवादी हो। तो इस चीज़ पे बस मैं मानने लगे। We are ready to mediate between India and Pakistan, or Pakistan and India, but our mediation potential is not strong enough to solve the conflict in Kashmir. अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्या पाकिस्तान और भारत में कश्मीर पर बात होगी या नहीं? एक बात समझने की जरूरत है कि बुनियादी मसला जो है वो कश्मीर का है। जब तक कश्मीर का कोई हल नहीं निकलता, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो है वो बरकरार रहेगी। और हमारी तमाम तर तसल्लियों और इकदामात के बाद भी भारत के अंदर अगर कोई भी वाकया होता है तो इसका इल्जाम फिर से पाकिस्तान पर आएगा। अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को कलदम तंजीमों के साथ जोड़ दिया गया है। शायद हम भी कहीं ये फोकस खो बैठे हैं कि कशीदगी की वजह जो है वो कश्मीर है या ये कलदम तंजीमें। ऐसी सूरत हाल में जब सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान और भारत की कशीदगी पर हैं, क्या हम कश्मीर की बात कर पाए हैं? क्या हम वो सिफारतकारी कर रहे हैं जिसकी जरूरत है? और ये मौका असल में है ही कश्मीर पे बात करने का। मिलिट्री ऑप्शन की नाकामी के बाद अब भारत का जो सारा फोकस है वो सिफारती जंग पर होगा, और जिसके दो ही मकसद हैं। पहला, कश्मीरियों को दहशतगर्द साबित करना, और दूसरा, उनको पाकिस्तान को उनका मददगार और मुहर्रिक साबित करना। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? एक तो ये इशू है जिस पर आज प्रोग्राम में डिबेट होगी। दूसरा, जो कि हम न्यू नॉर्मल देख रहे हैं, वो अगले 2 महीने तक, यानी कि जब तक भारत के इंतखाबात होने हैं तब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार रहनी है, फौज सरहद पर रहनी है, सिफारती जंग हमें लड़नी है, कलदम तंजीमों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है, मईशत पर बोझ भी होगा। क्या इस लड़ाई में अपोजिशन हुकूमत का साथ देगी? इस प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो लोग मौजूद है उनका तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वजीर हैं, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद साहब आपके वक्त का। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फाद हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, वो हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। फाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फाद साहब मैं आपसे आगाज करता हूँ इस डिबेट का। क्या वजह है कि अभी जो बात है इस सारी डिबेट में, ये पोस्ट पुलवामा, पोस्ट पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है, बात कलदम तंजीमों की हो रही है, कश्मीर की नहीं हो रही? दुरुस्त कह रहे हैं, और ये नतीजा है उस हमारी उन गलतियों का जिसमें हम अपने लीगल केस को मुस्तहकम नहीं कर पाए। देखिए, कश्मीर का जो बुनियादी केस है वो तो बड़ा क्लियर है और वो हमारे हक में भी है, लेकिन जिस तरीके से हमने कश्मीर की पॉलिसी को चलाया उसने कश्मीर का जो लीगल जो केस था उसको कमजोर किया है। और इस वजह से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, गैर रियासती जो अनासिर हैं, जिनको जिहादी तंजीमें भी कहा जाता है, अटेंशन सारा उसकी तरफ चला गया और यूज ऑफ प्रॉक्सीज की तरफ चला गया। तो मेरा ख्याल है कि हमने इसको मिसहैंडल किया है। लेकिन अब भी हमारे पास ये एक सुनहरी मौका है रहमान, कि हर तरफ जो है रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। एक बहुत बड़ा सानेहा जो है वो होते होते बच गया है, और इसने मेरे ख्याल मजबूर किया है सबको कि वो जरा अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करें, खास तौर पर भारत को, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी। तो अगर हम अपने नैरेटिव को ठीक कर लें, वो नैरेटिव जो बुनियादी तौर पर कश्मीर की लेजिटिमेसी का है कि वो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू है, वो लेजिटिमेट इशू है, यूएन सैंक्टिफाइड इशू है, चुनाचे कश्मीर इज अ ह्यूमन राइट्स इशू, इट इज नॉट अ टेररिज्म इशू। ये नैरेटिव को चेंज करना मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है अली मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, बड़ा अच्छा हैंडल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, इक़दामात जो उठाए गए सब तारीफ कर रहे हैं, मगर ये कश्मीर वाला मसला उस तरह से हाईलाइट नहीं हो सका। और अभी हम पिछले कुछ दिनों से जो हुकूमत का फोकस देख रहे हैं वो भी ये कलदम तंजीमें देख रहे हैं। कशीदगी की वजह ये कलदम तंजीमें हैं या कश्मीर का इशू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जब भी अमन कायम होगा, अगर कभी होगा तो वो तभी होगा जब कश्मीर का मसला हल हो। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और ये मैं नहीं, ये पाकिस्तान के बानी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब।
देखें, जहां तक मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट का ताल्लुक है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में हर कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद कश्मीर है। एंड ऑफ द डे जो एंड ऑफ स्टोरी है वो यही है। हाँ। लेकिन मौजूदा जो तनाज़ुर है ये तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी की वॉर मॉन्गरिंग से शुरू हुआ है। ही वॉन्ट्स टू जो है अपना वो इलेक्शन गेन कर, एवरीबडी नोज दिस, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है उस कहानी में। पुलवामा में अलबत्ता जो एक्ट हुआ पाकिस्तान ने तो नहीं करा है। जो डोसियर थे उसमें क्या सबूत हैं, दुनिया के सामने क्या सबूत हैं? दिन ब दिन उनका जो है मुंह दुनिया के सामने काला होता जा रहा है कि एक ऐसी मूवमेंट जो सेल्फ इंडिजिनस है, जो वहीं पर ऑर्केस्ट्रेट होती है, वहीं पे लोग अपनी जानों पे खेलते हैं, वहीं पे अपनी आज़ादी की, और आज़ादी की तहरीक तो आपको दुनिया का हर कानून इजाज़त देता है कि आप पे अगर जुल्म होता है, कोई ओप्रेसर है, तो आप अपनी पाकिस्तान लेजिटिमेट स्ट्रगल है कश्मीरियों की। वो मतलब वो वक्त जब आ जाए ना, जब एक मुसलमान के लिए, किसी भी शख्स के लिए, लेकिन खासकर मुसलमान के लिए, कि वो कफन की बजाय किसी मुल्क के झंडे में दफन होना पसंद करे। मुझे बताएं, आप उसको गोली से रख सकते हैं? माय प्रॉब्लम इज कि हुकूमत, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने खुद इसका ताल्लुक जो है वो इन तंजीमों से जोड़ दिया है और कश्मीर से नहीं जोड़ा इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। हाँ, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आपकी बात से मैं एग्री नहीं करता। कैसे हुकूमत कश्मीर कॉज से, कोई भी पाकिस्तानी हुकूमत से तहरीक इंसाफ की नहीं, अगर आप हमारे तो सैयद फखर इमाम साहब हमारे तो दिल के ये बहुत करीब है, लेकिन अगर किसी के दिल के करीब ना भी हो, वो कश्मीर कॉज को उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। कोई मुंह मोड़ेगा तो अपनी सियासत पाकिस्तान में दफन करेगा, क्योंकि हर कश्मीरी पाकिस्तान के झंडे में दफन होना पसंद करता है। हम कैसे उसको भूल सकते हैं? बाकी जो कलअदम तंजीमों का है वो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स हैं, वो हम करते रहे। मैं उस पर आता हूं, बट सैयद फखर इमाम साहब साथ आ गए, कश्मीर कमेटी के अभी चेयरमैन बने। फखर इमाम साहब, थैंक यू सो मच जी। तो आवाज आ रही है सर आपको? जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है कि अभी कश्मीर की बात कम हो रही है, कलअदम तंजीमों की ज्यादा हो रही है। मुझे पता है कि आप अभी अभी आए हैं, ये सवाल पूछना मुनासिब नहीं कि इस हुकूमत ने जो है वो क्या किया, मगर आपका विजन क्या है कश्मीर कमेटी के हवाले से ऐसे वक्त पे जब ये बहुत ज्यादा जो है वो बात पाकिस्तान भारत की कशीदगी पर हो रही है? क्या हमारे लिए मौका नहीं है कि हम जो है वो इस कश्मीर के इशू को, कश्मीर की कॉज को जो है वो हाईलाइट कर सके? जी बिल्कुल, मौका कुदरत ने फराहम किया है, और ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा वक्त आया पाकिस्तान के लिए कि वैसे भी अब ये इंटरनेशनल मीडिया ने और मुख्तलिफ दुनिया की ताकतों ने, ग्रेट पावर्स ने इसका बहुत ज्यादा नोटिस लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट जो अखबारात हैं, लंदन इकोनॉमिस्ट, टाइम्स ऑफ लंदन, इंडिपेंडेंट, ये वो पब्लिक ओपिनियन अखबारात हैं वेस्टर्न कल्चर में जिन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। और खास तौर पे कश्मीर 48-49 रेजोल्यूशन जो हैं उन पे क्योंकि अमल दरामद नहीं हुआ, तो जो हमारा पार्टीशन का एजेंडा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ विदाउट कश्मीर। बुनियाद तो हमारी ये है। और जिस तरीके से अब ये बुरहान वानी की शहादत के बाद इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कोई शहरी नहीं है इस वक्त जो महफूज हो, और जिस तरीके से उन्होंने फेस किया, जिस बहादुरी के साथ, जिस करेज के साथ उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को 5 से 6 लाख वहाँ रेगुलर आर्मी फिर रही है, मतलब है इस किस्म का तो कभी दहशत नहीं हुई जिस तरीके से। और फिर बच्चे, बच्चियां, औरतें, बूढ़े शख्स, उनको जिस तरीके से वहाँ शहीद किया जा रहा है, उसकी कहीं दुनिया में मिसाल। बट सर, अभी फखर इमाम साहब, हमारे सामने जो सिचुएशन है, और मैंने क्योंकि ये कशीदगी के बाद की सूरत हाल पे बात कर रहा हूं, जो इंटरनेशनल जो ममालिक हैं उनका ज्यादा जोर रहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उनसे जोड़ा जा रहा है। हमारे बड़े करीबी साथी जो हैं वो उन्होंने जो है वो हमारा साथ नहीं दिया। चीन की तरफ से जो है वो कोई कश्मीर के हवाले से, ये इस सूरत हाल को जो आलमी सतह पे आप बात कर रहे हैं, जो हो रहा है वो हमें पता है, बट ये इंटरनेशनल बयानिया जो है इसको हम अपनी फेवर में किस तरह से करेंगे आप, क्योंकि अब इस पोर्टफोलियो को संभाल रहे हैं। अभी 8 महीने से 3 ऐसी आ गई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स। एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई है ये कश्मीर के बारे में, ऑन सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं इंतहा की, वो अब डॉक्यूमेंट हो रही हैं। दूसरे नंबर पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी ये डॉक्यूमेंट किया ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स की जो वायलेशंस हुई हैं यहाँ वैली में और सारे कश्मीर में। और तीसरी अब रिपोर्ट
यूरोपियन यूनियन की आई है। ये अब वो रिपोर्ट्स हैं जो पहले कभी नहीं आई। अच्छा और ये तीनों इंपॉर्टेंट हो रहा है दुनिया सर, आपका प्लान क्या है? किस तरह से इसको इंटरनेशनली इसको किस तरह से हैंडल करेंगे सर? कुछ देखिए जी, जहां जहां भी दुनिया की पावर सेंटर्स हैं उसमें 4-5 अहम तरीन कैपिटल्स हैं, बेजिंग, मॉस्को, वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, टोक्यो और बर्लिन के अलावा भी होंगे। पर इनके जहाँ इनके देखे ना जी, ये इनकी एक तो हुकूमतें हैं, दूसरी इनकी पार्लियामेंट्स है, तीसरे इनके थिंक टैंक्स है, चौथे अच्छा। इनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। वहाँ इस चीज को ले जाकर हमें उजागर करना है। और आज हमें एक नया रास्ता मिल गया, क्योंकि जिस किस्म की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस किस्म की मैं समझता हूँ कि हिमाकतें की तो हैं। सर कोई प्लान को बना रहे हैं कि इन कैपिटल्स में किस तरह से हाईलाइट किया जाएगा कश्मीर का इशू? बिल्कुल बना रहे हैं जी, मैंने कहा ना, क्योंकि यहाँ तो बातें कुछ और होती हैं, वो और तरह देखते हैं। क्योंकि इंडिया का जो रहा है तरीकाकार, उसका जो नैरेटिव है, उन्होंने इसको सिर्फ और सिर्फ पेश किया है कि ये दहशतगर्दी को, टेररिज्म को लेकर चलते रहे। अब ठीक उन्होंने है। जो ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स का मसला है, जब इन 3 बड़े इंपॉर्टेंट इदारों ने, जिनका भी मैंने नाम दिया है, UN, EU और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, तो फिर अब थोड़ा सा मेरे ख्याल में फर्क आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद फखर इमाम साहब। तो सदक मलिक साहब, ये क्या वजह है जो सूरत हाल मैंने सामने रखी है कि कश्मीर की बात नहीं हो रही? देखिए, मेरे ख्याल में फहद ने भी इस पे थोड़ी सी बात की है। मैं समझता हूं कि 1980 की दिहाई की जो इस खित्ते की खुशकिस्मती थी वो ये थी कि रूस को शिकस्त हुई अफगानिस्तान में, और इस खत्ते की थोड़ी सी बदकिस्मती ये थी कि रूस को शिकस्त हुई अफगानिस्तान में, मगर हुई गैर रियासती जो तंजीमें हैं उनके हाथों। तो वो जो एक उसके बाद एक मसले को सॉल्व करने का तरीक़ाकार इंटरनलाइज किया गैर रियासती तंजीमों ने, वो ये था कि हम किसी भी हुकूमत के घुटने टेक सकते हैं। इसके नतीजे में जहाँ तक मूवमेंट, अब तो नहीं मगर को 5-10 साल पहले कश्मीर में जो मिलिटराइज हुई मूवमेंट, उस मिलिटराइजेशन की वजह से कश्मीरी कॉज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बिकॉज बैनुल अक़वामी सतह पे कश्मीर को कश्मीर के लेंस से देखने के बजाय कश्मीर को दहशतगर्दी के लेंस से देखना शुरू कर दिया गया, और उसके नतीजे जो हैं वो आपके सामने आए अभी। तो खासतौर पे पोस्ट 9/11 जो है वो ये सारा जी मामला चला। और आपने अभी देखा, बड़ा जिक्र किया लंदन का, बर्लिन का, पेरिस का, टोक्यो का, वाशिंगटन का, जो ताकत के महवर हैं। तो आप जरा सबकी स्टेटमेंट्स निकाल के देखें। बीजिंग की भी निकाल ले, जी मैं उसको भी शामिल कर। जी मगर चलिए, उन्होंने कम से कम पाकिस्तान को कॉल आउट नहीं किया। ये जिन पावर सेंटर्स का उन्होंने नाम लिया, इनमें से हर पावर सेक्टर ने अपनी, यानी हर मुल्क ने अपनी स्टेटमेंट में पाकिस्तान को कॉल आउट किया, जिससे कश्मीरी कॉज को नुकसान पहुंचा है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूं कि हमें ये एक कंपोजिट डायलॉग हमारा 20-30 साल से एक मौकफ चल रहा है कि नहीं, हम दहशतगर्दी या किसी भी चीज़ पे बात नहीं करेंगे। एक कंपोजिट डायलॉग होगा जिसमें हर चीज़ पे बात होगी, मगर उसमें महवर जो है उस गुफ्तगू का वो कश्मीर होगा। उस मौकफ से इस दौरानिए में हम हट गए हैं। अगर तो मैं ज़रा एक सेकंड दीजिएगा, अगर तो मैं क्रिटिकल व्यू लूँ तो मैं कहूँगा कि हुकूमत अपने मौकफ से जो 2-3 दिहाइयों से चल रहा था कंपोजिट डायलॉग का, उससे हट गई है, और गुफ्तगू एक बहुत ज्यादा सिर्फ दहशतगर्दी पे हो रही है, तंजीमों पे हो रही है। लेकिन अगर मैं हुकूमत को क्रेडिट देना चाहूं, जो मैं देना चाहूंगा इस वक्त, तो मैं ये कहूंगा कि इस वक्त डी एस्केलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो हुकूमत ने उसको मद्देनजर रखते हुए पहले दहशतगर्दी पे बात की, मगर जैसे ही जंग के बादल छटेंगे और जब हकीकी डायलॉग शुरू होगा, तो हुकूमत दोबारा से इसको सेंटर स्टेज दहशतगर्दी के साथ साथ कश्मीर के मसले को लाएगी। दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जब हम अली मोहम्मद साहब, जब हम इन तंजीमों के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से हम जो है वो एक पॉलिसी रिव्यू में जाते हैं, तो ये 70 साल जुड़े रहे हैं कश्मीर में, जो कुछ हो रहा, जो कश्मीर के हवाले से हमारा मौक़िफ़ रहा, क्या कहीं कश्मीर पॉलिसी पे भी रिव्यू तो नहीं होने लगा? फखर इमाम साहब बेहतर थे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, आपने वैसे ही इनकी लाइन तो अभी आया ना, आप तो नहीं, आई थिंक ही वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर। आपने उनको ले भी लिया था, कंटिन्यू करते, मेरी राय है। मैं समझता हूं कि मैं पहले जवाब दे दिया है, दोबारा आपको मैं अर्ज कर रहा हूं, कोई पाकिस्तान में अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हमारे तो रगो पै में कश्मीर का, मेरे डॉक्टर साहब, आपके, हम सबके, कोई अगर बहुत ही जो है ना
Nobody can defy Kashmir cause. No U-turn, no उसमें पॉलिसी रिव्यू. पाकिस्तान की आज़ादी 47 में जो हुई है हिंदुस्तान से, मुत्तहिदा हिंदुस्तान से जब तकसीम हिंद हुई, ये तकसीम हिंद का अनफिनिश्ड एजेंडा है, नामुकम्मल एजेंडा है. जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता तब तक पाकिस्तान की आज़ादी ही मुकम्मल नहीं है. अच्छा, तो ये श्योरिटी है कि कश्मीर के हवाले से जो हमारी पॉलिसी रही दो है, बातें मैं वो आज मैंने इस पॉलिसी रिव्यू का उस पॉलिसी वहां पर कोई रिवीजन कोई आज मैंने सेनेट के फ्लोर पे, सेनेटर साहब तो शायद सफर में थे, आप नहीं थे, मैंने वहां एक और भी बात की वजाहत की है और इसकी मैंने भी कर दी है कि चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे मुस्लिम लीग की हो, चाहे हमारी हो, चाहे कोई फौजी डिक्टेटर बैठा हो, अगर पाकिस्तानी है और उसके बदन में जो है हलाल का खून है, वो कश्मीर कॉज पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा. स्टेटमेंट्स ये भी देते हैं, स्टेटमेंट्स हर हुकूमत देती है. नंबर टू स्टेटमेंट हर हुकूमत देती है. हमारी स्टेटमेंट तो आपने हमें गद्दार करार दे दिया. नंबर टू आपको याद होगा, आपने कई प्रोग्राम पार्टी वाले बयान. दूसरी बात, तकरीरें सर अच्छी हैं. दूसरी बात ये कि आज सेनेट में एक क्वेश्चन उठा, हमारे एक ऑनरेबल सेनेटर साहब हैं, मुश्ताक साहब, जमात इस्लामी से शायद, उन्होंने उठाया कि भाई जनाब अली तो अखबारों में खबरें हैं, तो जनाब इसराइल के बारे में बताएं. तो क्या कोई, मैंने कहा इसराइल, 3 बार मैंने कहा सेनेट के फ्लोर पे, इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है, दुश्मन नंबर 1 है, दुश्मन नंबर 1 है. कोई पॉलिसी रिव्यू नहीं है. इसराइल को हम दुश्मन समझते हैं पाकिस्तान का, और हम सिर्फ नहीं, हर हुकूमत समझती है. तो इसमें ये जो हमारी ये बुनियाद है हमारी फॉरेन पॉलिसीज की, हमारी नेशनल डिस्कोर्स की. अब सोचना ये नहीं है, सोचना ये है कि कश्मीर कॉज को कैसे आगे, जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जैसे डी एस्केलेशन होती है तो दोबारा कश्मीर कॉज पे और ज्यादा फोकस जो है वो हमने करना है और उसको लेके जाना है. अली मोहम्मद साहब के बयानात और ये तकरीर तो हर सियासतदान करता है, इन प्रिंसिपल हम सब एग्री करते हैं, बट क्या प्रैक्टिकली जो है वो, क्योंकि फाज साहब ने शुरू में जिक्र किया था कि ये जो अभी जो कुछ है ये पिछले कोई 10-12 सालों में हमने जो कश्मीर के साथ किया वो है. मैं जरा फाज साहब आपसे जरा इस बारे में पूछूंगा, एक ब्रेक ले रहे हैं. अगर कोई कॉज पे कभी खुदा न खास्ता बैक ट्रैक कभी सियासी हुकूमत ने नहीं किया, अगर कोई थोड़ा बहुत उसमें फर्क नजर आया था तो मुशर्रफ साहब के जमाने में काम करना होता है ना, तो बैक ट्रैक करना तो एक और चीज है. बैक ट्रैक तो कोई भी नहीं यहां पर कर काम करने एक्चुअली करके दिखाना है. काम करने पे, अगर आप कहते हैं हैं ब्रेक ले लें, काम करने पे बात करते हैं. चले ब्रेक के बाद वापस आ. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद. पाकिस्तान और भारत कशीदगी, क्या कश्मीर पर बात होगी या नहीं? जब हम ये कहते हैं कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो एक हकीकत है, और इस हकीकत का एतराफ ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान इस बारे में बात कर रहा है, बल्कि जो खुद भारत के अपने लोग हैं वो भी इस हकीकत का एतराफ करें. मैं फाज साहब के पास जाने से पहले जरा सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि भारत के अंदर कश्मीर के हवाले से क्या बात हो रही है. इस हकीकत को फाज साहब भारत के लोग खुद मानते हैं. ये महबूबा मुफ्ती, एस दौलत, फारूक अब्दुल्ला और अरुंधति राय के मैंने कुछ आपको जो उनकी साउंड बाइट्स हैं वो सुनवाई. क्या वजह है कि हम इनकी वकालत ठीक तरह से फिर क्यों नहीं कर पाए? रबान, मेरा ख्याल है यही इशू है कि हम ये क्लियर नहीं हो पाए कि हमने कश्मीर का मुकदमा किन दलाइल को सामने रखकर लड़ना है. अब देखिए, अभी बात हो रही थी पहले, अभी फखर इमाम साहब भी आए हुए थे कि वो कौन कौन से कैपिटल्स हैं और कहाँ पे वो जाएंगे. मेरे ख्याल में देखिए, ये मसला कैसे हाईलाइट होगा या कहाँ हाईलाइट होगा, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हाईलाइट होगा. व्हाट इज़ द मैसेज, हमने क्या चीज़ हाईलाइट करनी है. और जब हम ये कहते हैं, अभी आप बात कर रहे थे कि जनाब हमारी पॉलिसी चेंज होने वाली है नहीं होने वाली, तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि हमारी पॉलिसी है क्या. लेट्स स्टार्ट विद दैट ना. हमारी पॉलिसी है क्या? देखें, एक पॉलिसी एक होती है वो पॉलिसी जो बनाई जाती है, एक पॉलिसी होती है जो चलाई जाती है. और बनाई जाने वाली में और चलाई जाने वाली में अगर फर्क है तो फिर आपका मैसेज डाइल्यूट होगा. इस वक्त जो रियल इशू है वो ये है कि हमने अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ये अग्री करना है कि कश्मीर का मैसेज है क्या. फर्स्ट वी हैव टू अग्री ऑन दैट पर्टिकुलर. उसके बाद फिर ये है कि जी इस मैसेज को कहां डिसेमिनेट करना है, कैसे करना है और किसने करना है, वो बात की बात है. इसलिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम. बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि अगर कश्मीर नॉन स्टेट एक्टर्स की प्रिज्म के थ्रू जो है वो देखा जा रहा है, जिस तरह के भी डॉक्टर मुसद्दिक ने कहा, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं. यही इशू है, हमने वो प्रिज्म चेंज करना है, लेकिन वो प्रिज्म चेंज करने के लिए पहले हमने अपने आप को क्लियर करना है कि वो ये मैसेज क्या है. और उस क्लैरिटी के लिए
तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना है, क्योंकि इस पे तो कोई डिफरेंस ओपिनियन है नहीं। एवरीबडी नीड्स टू गेट टुगेदर और एक कॉन्सेंट्रेटेड अनडाइल्यूटेड मैसेज तैयार होना है, अग्री होना है और फिर उसको लेकर दुनिया में लेके जाना है। ये मुझे अभी तक होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये कश्मीर का मामला हमने इतना खराब क्यों कर लिया कि इससे पूरी दुनिया जो है वो उस एक नॉन स्टेट एक्टर के जाविये से जो है वो देख रही है? देखिए, एक तो ये है कि हम पहले, अगर आप इजाजत दें, मैं आता हूं इस तरह, मैं जरा फाहद साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, बात यह है कि ये मुकदमा हल करना है या ये मुकदमा जीतना है, ये है असल बात। हम इस बात पे हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि हमने ये मुकदमा हल नहीं करना, हमने ये मुकदमा जीतना है। और हल करने में और जीतने में क्या बहुत फर्क है जी, बहुत फर्क है। अब वो किसी वक्त आप तफसीली प्रोग्राम करेंगे और मुझे जान की अमान देंगे तो फिर मैं अर्ज करूंगा। नहीं, वैसे अभी बता देते, लेकिन नहीं, मेरा ये देखिए ना, कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने का जो तरीकाकार है, उसका जो बुनियादी नुक्ता है वो डायलॉग है। हमारी तरफ से भी इंटरनल डायलॉग है, भारत की तरफ से भी एक इंटरनल डायलॉग है, और उस डायलॉग के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ये होना है हमारी तरफ से कि भाई ये महवर इसका जो है वो कश्मीरीज की विशेज है। लेकिन जब अगर हम ये कहें कि हमने कश्मीर में भारत को शिकस्त देनी है, कश्मीरियों को नहीं जिताना, तो इसके दोनों की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज है ना। भारत को शिकस्त देने की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ है और कश्मीरियों को जिताने की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर भारत ये समझ ले कि पाकिस्तान कोई भी बात करे जिसमें कोई मतानत भी हो, आगे बढ़ने का रास्ता भी हो, लेकिन हमने तो साले पाकिस्तान को पहले शिकस्त देनी है, उसके बाद देखेंगे कि वो कश्मीर में क्या होता है। बेशक कश्मीर जलता रहे, वहां पे ताबूत उठते रहे, वहां पे लड़कियां बर्बाद होती रहें, वहां पे अंधे हो जाएं लोग, वहां पे जनाजे लड़कों के निकलें और जैसे अभी अली मोहम्मद साहब कह रहे थे कि उनको परचम में दफनाया जाए, वो इससे गर्ज नहीं है। असल में पाकिस्तान को शिकस्त देनी है। तो मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि इससे पहले एक दो मरतबा कुछ सिंसियर एफर्ट्स हुई हैं। मैं समझता हूं एफर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए और जीतने हारने के बजाय इसको हमें सोचना हो चाहिए कि कश्मीरियों के जो जहन में और दिल में जो बात है उसकी तरफ हमने, और हम यही कर रहे हैं। मेन हमारे लिए प्रॉब्लम, मैं अली मोहम्मद साहब अगर आपकी इजाजत तो मैं जरा क्योंकि इनसे पूछना चाहता हूं, क्या इन नॉन स्टेट एक्टर्स ने हमारे दोस्तों को भी हमसे दूर कर दिया? एक सिफारतकारी का हमारा बड़ा इम्तिहान था। आपने बिल्कुल पहले जब आप बात कर रहे थे, इन प्रिंसिपल हम सब एक पेज पर हैं कि कश्मीरियों के हम साथ खड़े हैं, मगर क्या बाकी दुनिया हमारे साथ खड़ी है या नहीं खड़ी? ये आपकी क्या असेसमेंट है अली मोहम्मद साहब? ये पिछले जो हमने एक हफ्ता देखी है हमारी डिप्लोमेसी, उसमें ये क्यों नहीं हो सका कि लोग कहते, आलमी ताकतें कहती कि भाई बुनियादी मसला कलदम तंजीम अगर है हो सकती हैं, मगर उसके साथ साथ कश्मीर के मसले को भी हल करें, बैठे इंडिया भी बैठे। देखिए, nobody stands for you in the world, you have to stand for yourself. कमजोर का दुनिया में कोई साथ नहीं देता। कमजोर तो घर में वो भाई बहनों में कोई बेचारा गरीब हो, दूसरे उसका साथ नहीं देते। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं कश्मीर बहुत दफ़ा मैं जाता हूँ एज एन MNA अपोजिशन MNA भी गया। मैं जब भी जाता हूँ, जब भी कश्मीर पे प्रोग्राम होता है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कश्मीर आज़ाद तब होगा जब पाकिस्तान मजबूत होगा। कमज़ोर पाकिस्तान की बात को क्यों सुने? क्यों सुने? इट्स बेसिकली जो है दुनिया में कम्युनिटी ऑफ नेशंस मफादात की जंग है। अगर पाकिस्तान की बात में से है, अगर पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ है, अगर पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना है, तो फिर कश्मीर का मसला हल होगा और ये एक दिन आएगा इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ मैं विद अपना बहुत एहतराम के साथ डॉक्टर साहब के साथ, लेकिन थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ करूंगा। उन्होंने भी बात ये की है कि हल की तरफ, मैं थोड़ा सा क्लियरली ये बात करूंगा कि वो जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की कोई बात की ज़माने में चली थी ना, वो कहानी ख़त्म है। अच्छा, जो प्रिंसिपल स्टैंड है पाकिस्तान का वही है। और जब मकबूजा कश्मीर से जो बुरहान वानी साहब शहीद और उस जैसे हज़ारों नौजवान जब पाकिस्तानी परचम में दफन होना पसंद करते हैं, जब वो कफन की जगह पाकिस्तानी परचम में लिपटते हैं, तो वो परचम पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या सदर पाकिस्तान नहीं बेचता पाकिस्तान से। वो मकबूजा कश्मीर में अपने परचम पाकिस्तान के खरीद के जब वो इस हद तक जा चुके हैं, तो हमें सिफारती, सियासी, डिप्लोमेटिक लेवल पे मजबूत जवाब देना चाहिए कि जो करारदाद है यूनाइटेड नेशंस की बुनियादी करारदाद, और हम नहीं गए थे, अपना नेहरू साहब गए थे, फॉर्मर इनके PM थे, वो गए थे,
तो मैं आपसे दैट इज द बेंचमार्क, वो बिल्कुल आपका स्टांस है, मुझे भी एक सेकंड बट मैं डिसएग्री करता हूं क्योंकि अभी तक ये किसी ने कहा तो नहीं कोई हमारे साथ, तो आप तो अपने तो मामले का और तरफ ले गए ना, मुझे हमारी गुर्बत की वजह से। अगर एक मिनट देखिए, अगर अली मोहम्मद भाई की बात मान ली जाए, अगर मान ली जाए तो फिर इस वक्त सुलह सफाई की क्या जरूरत है? अगर मैं मान लूं इनकी बात आज, तो जिस जुर्रत का फौज ने मुजाहरा किया है और जहाज गिरा डाले हैं, एक का मलबा इधर पड़ा है, एक का उधर पड़ा है, एक हेलीकॉप्टर गिरा दिए, तो फिर फॉरेन पॉलिसी पे हुकूमत क्यों खड़ी नहीं हो रही? फिर हुकूमत खड़ी हो जाए, फिर किस बात की डीएस्केलेशन है? इस बात पे मेरी बात, मुझे बात तो कर लेने देना, मेरा मुकदमा पेश कर लेने दीजिए, फिर मैं हट जाऊंगा, फिर आप बात करें। देखिए ना, फिर बात यह है कि ये जो शाह महमूद साहब ने 2 मरतबा कोई तकरीरें भी की हैं, बाहर इंटरव्यू भी दिए हैं, फिर ये डीएस्केलेशन की गुफ्तगू हो रही है, फिर काहे को? फिर जब हमने इसी तरह ये लेना है तो फिर इस वक्त टलने की जरूरत नहीं, फिर लेट इट गो। दूसरी बात, अगर ना मानी जाए, अगर ये बात ना मानी जाए, तो फिर बात दोबारा से जहन में लाइए कि ये फैसला तो कश्मीरियों ने करना है कि उन्हें क्या करना है। तो उनको हम तो यही चाहते हैं, हमारा राइट तो देना तो यही मैं कह रहा हूं ना, यही फर्क है यहां से। और मैं ये कह रहा हूं कि जब हम कश्मीर, हमें यकीन है कि जिस तरह हमने कश्मीरियों को ट्रीट किया इज्जत एहतराम मोहब्बत के साथ, जब भी उनको मौका मिलेगा वो हमारा ही हिस्सा बनना पसंद फरमाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसको किसी सोल्यूशन की तरफ पहला तो काम हमें ये करना है ना कि कश्मीर को एक गद्दी को हमने अलग करना है। शेर सुनाऊं आपको? शेर भी सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे। अच्छा चलिए, मैं नहीं सुनाता, हंसते हाल नहीं है। सिर्फ अर्ज ये है, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि हम जो है हिंदुस्तान पे हमला करके कश्मीर छीने उनसे, ये हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि हम सिफारती मैदान पे लड़ें, डिप्लोमेटिक मैदान पे लड़ें, दुनिया जान दे, लेकिन बेंचमार्क क्या हो? सर, पहला काम ये करना है कि कश्मीर को दहशतगर्दी को अलग करना है। यूएन की करारदाद के मुताबिक उसका हल हो, प्लेबिसाइट हो, उनको हक दिया जाए। यही हम कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ डायलॉग के जरिए ना दें, हम यहाँ से मिक्स सिग्नल ना दें। बात फिर वही आ जाती है कि ये काम किसने करना है। हम हुकूमत के साथ है। मैं जरा चाहूंगा ब्रेक के बाद इस पर कि वे फॉरवर्ड इस सारी सूरत हाल में कश्मीर को साथ रख के जो है वो हमें क्या करना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या कश्मीर पर बात होगी या नहीं? फाद साहब, ये जो हम एक नया नॉर्मल हम देख रहे हैं, मैं जरा थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं। अब ये जब तक भारत के इंतखाबात नहीं होते, हमारे पास एक ऐसी सूरत हाल है कि हमारी जो फौज है वो सरहद पर रहेगी, हमें सिफारती जंग लड़नी है, सिफारती जंग के बाद हमारी मईशत पर भी जो है वो बोझ होगा। क्या आप समझ रहे हैं कि इन अगले 2 महीनों में जो हमारी जो अपोजिशन और हुकूमत की जो वर्किंग रिलेशनशिप है, और सबसे अहम फैसला ये कलदन तंजीमों के हवाले से कार्रवाई का फैसला, क्या वर्किंग रिलेशनशिप आप देख रहे हैं? क्योंकि कल एक छोटे से हमने ट्रेलर देखा है। देखिए, जहां तक इंडिया पाकिस्तान के इशू का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है वर्किंग रिलेशनशिप रहेगा। कल वजीर खारजा ने भी कहा कि अपोजिशन लीडर और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है फॉरेन ऑफिस आए और उनसे मुशावरत होगी। तो मेरा ख्याल है इसमें ये कहना कि ये आपस में मिल बैठ कर और इस पॉलिसी पे इत्तफाक राय बना लेंगे, इस मुमकिनात में शामिल है। लेकिन दीगर इशूज़ पे कल आपने देख लिया, मेरा ख्याल है जब तक असद उमर साहब असम्बली में मौजूद हैं तो इत्तफाक राय होना मुश्किल ही लग रहा है। तो वो जो टेंशन थी, कशीदगी थी, जो एक हॉलमार्क बनी हुई थी हमारे पार्लियामेंट की और हमारी सियासत की, उसमें एक बीच में एक ब्रेक आया था, वो ब्रेक अब खत्म होने जा रहा है और ये पैरेलल ट्रैक चलेंगे इंडिया पाकिस्तान पे, सब मिल बैठकर एक जबान में बात करेंगे, मेरी उम्मीद है। और लेकिन बाकी जहां तक दीगर मामलात हैं वहां पे वही दस्तों गिरबा होंगे। ठीक है। अब डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये नैब पर अमल दरामद के हवाले से आज भी बात हुई कि इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब एक अच्छा मौका है, इनका तो एतमाद का रिश्ता है फौज के साथ, एक पेज पर है, हर चीज जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्या ये काम अब करना आसान नहीं है? जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त इसमें कदरे मुश्किलात थी, जब एतमाद ना हो, आपको साथ नहीं देना चाहिए इनका? हम इनका साथ दे रहे हैं जी, हम तो अनकंडीशनली इनके साथ खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये हमारे साथ खड़े हैं? मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि ये जी, मैं बताता हूँ आपको कि जब ये जो यकजहती आपको नजर आ रही है, ये यकजहती ऑपोजिशन की है हुकूमत के साथ, हुकूमत की नहीं है ऑपोजिशन के साथ। अच्छा, वजीर आजम तो वन साइडेड है आपके। और मैं समझता हूँ लीडरशिप तो बाजवा साहब ने दिखाई है, वो आए हैं, उन्होंने हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया। इन्होंने तो वहां पे तशरीफ लाने की भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने नई जहमत की। आ जाते, हमारा भी मान बढ़ता, उनकी भी इज्जत बढ़ती, क्योंकि पार्लियामान से वो ताकत हासिल करते हैं। नहीं किया उन्होंने, पार्लियामान में तशरीफ लाए, आगे बढ़ के हाथ नहीं मिलाया, बैठ गए वहां पर
अच्छा किया तशरीफ लाए पार्लियामान में, हमें बड़ी खुशी, हमारी इज्जत बढ़ी, उनको ताकत मिली, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। आज भी मैं 3 दिन से 4 दिन 5 दिन से प्रोग्राम कर रहा हूं, कोई कहता है कि इनके कारोबार थे, नवाज शरीफ साहब के वजीर इत्तलात ने कहा कि कारोबार थे हिंदुस्तान में, ऐसी गुफ्तगू फरमाएंगे तो कितने दिन तक ये बात चलेगी? किसी दिन तो हम भी फिर आगे से जवाब देंगे कि कौन क्या कर रहा था, कौन किसकी गाड़ी चला रहा था। अच्छा नहीं लगता है। अगर नवाज शरीफ साहब की बात मान ली जाती, उस वक्त कालेदम तंजीमों के ऊपर यह कार्रवाई हो जाती, तो आज हमें ये जो उसके लिए एतमाद होना जरूरी है। हम ऑर्गन्स ऑफ स्टेट में, चलिए मुझे समराइज करने दें। मैं सिर्फ दो बातें करना। एक तो ये, अगर एतमाद ना हो, आपको लगता है ये काम हो सकता है? मैं 2 बातें करना, अगर आप उस वक्त मियां साहब करना चाहते, मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगा। उस वक्त कर लेते, आज हमें ये खिफत ना होती, ये जो कुछ हो रहा है आज ना होता। नंबर 1। नंबर 2, हम इनके साथ हैं अनकंडीशनली। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जब नेशनल एक्शन प्लान पे, मैं समझता हूं सबके एक पेज पे, ऑपोजिशन भी एक पेज पे है, रियासती इदारे भी एक पेज पे हैं, और हुकूमत भी अगर एक पेज पे है, ये हमसे हाथ मिलाएं या ना मिलाएं, हम मुल्क की मुफाद में, लोगों के मुफाद में इनका साथ देंगे इस मरहले पे। लेकिन मुझे खतरा है। हाँ। मेरे साथ, मैं 1-2-3 मरतबा प्रोवोक हो गया हूं, तो हमारे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, किसी भी वक्त ये बात हाथ से निकल जाएगी। अभी भी आप वही बात अगर करेंगे तो कितनी देर तक वन साइडेड हम कहेंगे कि अच्छा हम आपके साथ हैं, आप बेशक हमें चोर चोर कहते हैं। जी, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा हालात का तकाजा ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है बयान जारी हों सबकी तरफ से, लेकिन खासकर गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से, क्योंकि अपोजिशन तो अपना हक अदा कर रही है एज अ पाकिस्तानी, अगर वो सपोर्ट कर रही है पाक फौज या हुकूमत वक्त को, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ अगर खड़ी होगी तो हुकूमत खड़ी होगी। यहाँ 2 हुकूमतें नहीं है, एक ही हुकूमत है, मरकजी हुकूमत। तो उसके साथ जब हिंदुस्तान के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था पिछले, उसमें तो हम भी मियाँ साहब के साथ नहीं, उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे। तो ये तो ऐसा इशू जिसमें मैं समझ कोई 2 वो नहीं है। जहाँ तक इनका वो गिला है किसी हद तक वन साइडेड काम हो रहा है हमारी तरफ से है, इनकी तरफ से मैं अर्ज करता हूँ, देखें जो डेवलपमेंट हुई, सेनेटर साहब भी वहाँ मौजूद थे, जो डिसीजन मेकिंग हुई कि हमने इन कैमरा ब्रीफिंग करानी है, पीएम साहब की इजाज़त उनकी मर्जी से हुई। जो जॉइंट सेशन हुआ वो मैं खुद गया पीएम हाउस, 2 दफ़ा मैं उस दिन गया, खान साहब ने फिर उसकी इजाज़त दी कि भी बिल्कुल जॉइंट सेशन होना चाहिए। तो जो सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें ये होता है डॉक्टर साहब कि बिल्कुल आई एग्री, हाथ भी मिलाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपकी मर्जी मंशा के मुताबिक। मतलब आप इतना खूबसूरत पिंक वो अपना पहन के आ गए, शायद मैं चाहता कि आप ग्रीन पहन के आते, लेकिन आपको पिंक पसंद है, आप हुक्म करते तो हम ग्रीन पहन के आते सॉलिडेरिटी में आपके साथ। मतलब ये कि सियासत है अनकंडीशनली और साहब का अपना मिजाज है, खान साहब का अपना मिजाज है, मैं अपनी सोचता हूँ। सर मिजाज की बात नहीं, आपने अफेयर्स ऑफ स्टेट चलाने। अच्छा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। यार ब्रेक अच्छी चीज, ब्रेक कर वापस आते हैं, अली मोहम्मद साहब की बात सुनिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अली मोहम्मद साहब, आप बात कर रहे थे, अब ये जो लड़ाई अगले 2 महीने, जब तक एटलीस्ट सूरत हाल रहनी है, जब तक भारत में इंतखाबात नहीं हो सकते, लेके चलेंगे इनको साथ। देखिए, हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के किसी भी नेशनल इशू पे इकट्ठे होना अपोजिशन गवर्नमेंट का एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन इससे ज़्यादा की तवक्को करना फिर तो मतलब आपका जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो सिस्टम ही है वो अजीब सा हो जाएगा। लेकिन एक बात की मुझे हमेशा मेरा एक रहा है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट और अपोजिशन के लिए कि कुछ चीज़ों पे बिल्कुल एक वो हो कि भाई बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए, बिल्कुल करप्शन पे पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, बिल्कुल एनर्जी रिफॉर्म्स होने चाहिए, बिल्कुल आपकी लॉ रिफॉर्म्स होने चाहिए, आपका जुडिशल सिस्टम रिवैम्प होना चाहिए। इसी के लिए तो पार्लियामेंट आप चाहते क्या हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि आप वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, तो क्या डॉक्टर साहब ऑपोजिशन की ख्वाहिश क्या है? कुछ भी नहीं जी, ये थोड़ी सी कर रहे हैं, इसको वन साइडेड ना कर, हमारी जिस तरह हम उनको कहते हैं, ये हमें भी इनको कहना पड़ता है कि हमारी शराफत को कमजोरी हमारी ना समझें। हम भी किसी दिन खड़े हो जाएंगे, उसी तरह की गुफ्तगू शुरू कर देंगे जैसे आपके वो कुछ डबल लफ्जों में धमकियां दे रहे हैं। नहीं, मैं इनको तो मैं वैसे ही अली मोहम्मद साहब को धमकी नहीं दे सकता, लेकिन बाकी लोगों को मैं इन्फॉर्म जरूर कर रहा हूं कि देखें आप कब तक ये करेंगे। और इससे बहुत, और दूसरी बात, आप इसकी आड़ लेके अगर बिजली के बिल बढ़ाएंगे, जंग की आड़ लेके गैस के बिल अगर बढ़ाएंगे, जंग की आड़ लेके अगर आप बिल पास करवाएंगे जिसमें
चोरों को आप ब्रेक देंगे। कल जो बिल पास करवा रहे थे असद उमर साहब, उसमें उन्होंने कहा कि जो टैक्स नहीं देता वो जौन सी मर्जी गाड़ी खरीद ले। यार क्या बात है, पहले हमने फैसला किया कि गाड़ी और जमीन नहीं खरीदने देंगे, कल आपने पास करवा दी है बात, तो फिर हम झगड़ा करेंगे। फाज साहब से भी टेक लेने दें। फाज साहब, ये आपको ये होता हुआ नजर आ रहा है? ये हफ्ता तो बड़ा अच्छा चला है ऑपोजिशन और हुकूमत वाला मामला। नहीं, मुझे होता नजर नहीं आ रहा और मेरा ख्याल है होना भी नहीं चाहिए। मैं अग्री करूंगा अली मोहम्मद खान साहब से कि अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो आपस में अग्री करना शुरू कर दें तो फिर ये गाड़ी आगे कैसे चलेगी? ऑपोजिशन का मैंडेट है ऑपोजिशन करना, उन्हें करने दें, ऑपोजिशन उनको लड़ने दें, उनको तनकीद करने दें। हाँ, बुनियादी वर्किंग रिलेशनशिप हो, इस पे अग्रीमेंट है कि जनाब इस सिस्टम को आगे चलाना है, लेकिन उस ब्रॉड अग्रीमेंट के अंदर तो मेरा ख्याल है जितना ज्यादा आपस में तनकीद करेंगे और मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।